हे माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मुगल स्कूल। इवन लास्ट क्लास में आपके साथ मैं शेयर की थी प्री हिस्टोरिक टाइम टू मुगल स्कूल की एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन। देन आज सेकेंड पार्ट इसका शेयर करने वाली हूँ। इवन जितने भी स्टूडेंट्स ने पार्ट फर्स्ट वीडियोज देख लिए हैं, सेकेंड वीडियो इसमें आप बता दीजिएगा कि इसमें हमने फर्स्ट वाला पार्ट देख लिया है, जिससे मैं आपको ईजिली कम्युनिकेट कर पाऊँगी। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो एवरीवन, लास्ट क्लास में यहाँ तक कंप्लीट हो चुके थे अकबर कालीन चित्रकार। आज डिस्कस करेंगे अकबर कालीन पेंटिंग्स के कितने डिवाइडेशन होते हैं। तो देयर आर ओनली 4 पार्ट्स: अभारतीय, भारतीय, ऐतिहासिक और व्यक्ति चित्र। तो अभारतीय में क्या क्या इंक्लूडेड हो जाएगा, जैसे हमजा नामा, तूती नामा, खमसा निज़ामी, दीवान हाफिज, जस्ट बिकॉज ये भारत का ग्रंथ नहीं था। दूसरा भारतीय इंक्लूडेड होता है रामायण, महाभारत, नल दमयंती, हरिवंश पुराण। तो ये इंक्लूडेड है भारत का, जिसका ट्रांसलेट किया गया है अकबर के टाइम ड्यूरेशन में फारसी लैंग्वेज में। नेक्स्ट है ऐतिहासिक हिस्टोरिकल पेंटिंग्स। कौन कौन सी कही जाएंगी? शाहनामा, जैसे कि शाहनामा हिस्टोरिकल कैसे होगी, क्योंकि आपको पता है ये कहाँ से आया था। तो बाबर अपने साथ ईरान से लाए थे। शाहनामा में ईरान के इतिहास की स्टोरीज़ को डिपिक्ट किया जाता है, ईरान के राजाओं का इतिहास, जिसके लेखक फिरदौसी कहे जाते हैं, और ये लंदन में प्रेजेंट टाइम है। दूसरा बाबरनामा। तो बाबर की ये स्वयं ऑटोबायोग्राफी है टर्किश लैंग्वेज में, जिसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खानम खाना ने की है। ओके, तो ये भी हिस्टोरिकल एक कहा जा सकता है। अकबरनामा, तो ये अकबर टाइम ड्यूरेशन की है। आईने अकबरी का नेम सुना होगा, अबुल फजल। फिर उसमें अकबरनामा की स्टोरीज़ है, जिसका टाइम कहा जाता है 1595 का। उसके फेमस रहे हैं अबुल फजल, और आर्टिस्ट कहे जाते हैं कि बसावन। फिर आता है तैमूर नामा। तो इसमें तैमूर के इतिहास के राजसत्ता के बारे में एक्सप्लेन मिलता है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया। अभारतीय, भारतीय, ऐतिहासिक और व्यक्ति चित्र लाइक पोर्ट्रेट वगैरह बनाए गए। चलिए तो वन बाय वन करके पर्टिकुलर क्लियर करूँगी आपके साथ, अच्छे से आपको समझ भी आएगा। अकबर कालीन चित्रित ग्रंथ दास्तान अमीर हमजा, दैट इज़ कॉल्ड ऑल्सो एट हमजा नामा। हमजा नामा फारसी अनुवाद इसका किसने किया है? दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अताउल्ला काज़दीन ने। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किसने किया था? अताउल्ला काज़दीन। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अजंता का प्रभाव मुगल काल के हमजा नामा में देखने को मिलता है। हमजा नामा उसको जामुरात के नाम से भी जाना जाता है। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था? 1560 से 75 तक में ये कंप्लीट हुआ। यह दास्तान अमीर हमजा जो है ये फ़ारसी लैंग्वेज में है। इसमें मोहम्मद साहब के समकालीन 3360 स्टोरीज़ को कैप्चर किया गया। टोटल 2400 पेंटिंग्स हैं। ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में, इसके खंड जो थे वो 12 पार्ट में थे, जिनमें से 4 खंड मीर सैयद अली के समय में चित्रित हुआ। मीर सैयद अली हुमायूं के समय में चित्रित किए थे। टोटल 1000 पेंटिंग्स हैं। दूसरी जो है वो अब्दुल समद सिराजी ने अकबर के समय में चित्रित किए थे। टोटल यहाँ पे 1400 पेंटिंग्स हैं। और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया था? तो बच्चे के जो 8 पार्ट हैं उस अकबर के समय में चित्रित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। इस खंड में 12 खंड हैं, 2400 पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट किया गया। हुमायूं काल में 4 खंड, 1000 पेंटिंग्स मीर सैयद अली के देखरेख में रिप्रेजेंट किए गए। बाकी जो अकबर के टाइम ड्यूरेशन में वो 8 खंड को चित्रित किया गया था, मतलब 1400 पेंटिंग अब्दुल समद सिराजी के देखरेख में। मीर सैयद अली और तो पहले हुमायूं के टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर चुके थे 1000 पेंटिंग, फिर अब्दुल समद सिराजी के देखरेख में 1400 पेंटिंग्स कंप्लीट हुए। टोटल 50 आर्टिस्ट, नंबर ऑफ आर्टिस्ट 50 थे। कितने साल लगे? तो 15 ईयर। कैसे पता 15 ईयर? क्योंकि इसका टाइम जो है वो 1560 से 1575 का कहा जाता है, राइट। इसे सूती कपड़े पर चित्रित किया गया था। इसका साइज़ मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर में भी लिख रखा है, इंचेस में भी लिख रखा है, और मैं अलग से जो साइज़ यहाँ पर शो की हूँ वो इसलिए मैंने मेंशन किया है क्योंकि काफ़ी सारे एग्जामिनर ने जब मैंने PYQ सॉल्व किए तो देखिए उन्होंने ये ऑथेंटिकली सही माना है। तो अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आप करेक्ट कर सकते हैं। जैसे सेंटीमीटर में साइज़ है 68 × 54, कुछ इस साइज़ में इस तरह से है। और दूसरा आपके इंचेस में आ जाता है
इंचेस जो है वो 27 इंटू 20 इंचेस, कहीं पर 28 इंटू 22 इंचेस को भी ऑथेंटिकली राइट कराया गया। तो आप प्लीज़ दोनों टाइम याद रखें। नेक्स्ट, एट द प्रेजेंट टाइम कितनी पेंटिंग्स अभी सेफली हैं? तो 150 ओनली, 150 पेंटिंग। भारत में इसके 6 चित्र उपलब्ध होते हैं। 2 चित्र भारत कला भवन वाराणसी में, 2 चित्र आपके आर्देश संग्रहालय मुंबई में है, 1 चित्र है हैदराबाद सालारगंज म्यूजियम में और 1 बड़ौदा संग्रहालय में। यहाँ पर बड़ौदा हो जाएगा, बिड़ौदा नहीं बड़ौदा, राइट, क्लियर। तो दीज वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस, ध्यान रखें इनको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रारंभिक चित्रों पर ईरानी तथा फारसी प्रभाव था। इसके चित्र घटना सजावट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बेसिकली ध्यान रखिएगा, घटना क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो दास्तान अमीर हमजानामा है ये मोहम्मद साहब के अंकल की स्टोरीज को कैप्चर किया गया है, मतलब ये घटना से रिलेटेड पेंटिंग्स हैं। चित्र ना होकर घटना चित्र में भारतीय वास्तु का प्रयोग किया गया, जिसमें चेहरे एक चश्म दिखाए गए, लाइक साइड फेस से एक चश्म चेहरे दिखाए गए। एक चश्म चेहरे से मैंने आप लोग को क्या क्या याद कराया था? मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी और दक्षिणी स्कूल में कितने चश्म चेहरे यूज़ किए गए? एक चश्म चेहरे। उसके बाद क्या आ जाता है? सवा चश्मे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सवा चश्मे चेहरे कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। पाल शैली, अपभ्रंश शैली और एलोरा में आपको सवा चश्म चेहरे देखने को मिलेंगे। अब आता है 1.5 चश्म चेहरे, 1.5। 1.5 चश्म चेहरे ओनली कंपनी स्कूल में देखने को मिलेगा, कंपनी स्कूल में। और 1.25 चश्म चेहरे कहाँ देखने को आपको मिल जाएंगे? तो 1.25 चश्म चेहरे आपको सित्तनवासर तथा ईरानी शैली में। तो 1 चश्म चेहरा ये पोजीशन हुआ, थोड़ा सा इधर करो, सवा चश्मा थोड़ा और, फिर 1.5, ऐसे 1.25 चश्मा, इस तरह से पेंटिंग को इवेल्युएट किया गया था। तो चश्म चेहरे प्लीज़ मोस्टली स्टूडेंट्स ध्यान रखें, पूछा जाता है एग्जाम में। भारतीय प्रधान अंश कश्मीरी शैली तथा प्रभाव राजस्थानी, ईरानी, अजंता, चीनी, यूरोपीय व पाल की है। ठीक है, इतने सारे इस पे इम्प्रेशन शो किए गए हैं कि इसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है किसमें? हमजानामा ग्रंथ में। कौन कौन सा अंश? कश्मीरी, ठीक है, प्रधान अंश कश्मीरी, प्रभाव राजस्थानी, ईरानी, इवन अजंता, चीनी, यूरोपीय, पाल शैली के। मुगल काल में चित्रण के लिए प्रथम पोथी किसे कहा गया है? तो प्रथम पोथी ज़रूर याद रखें, हमजानामा, जस्ट बिकॉज ये हुमायूं के टाइम ड्यूरेशन में ही चित्रित होनी शुरू हो गई थी, हुमायूं टाइम ड्यूरेशन में। बट इसे इवेल्युएट किसके समय में किया गया था? तो इवेल्युएट किया गया है अकबर टाइम ड्यूरेशन में, और अकबर के समय में ही पूरी पेंटिंग्स कंप्लीट होकर रेडी हुई हैं। आपने रॉय कृष्णदास का नाम सुना होगा, उनका ये कहना है, रॉय कृष्णदास का ये स्टेटमेंट है कि अकॉर्डिंग टू रॉय कृष्णदास इस पेंटिंग को प्रॉपर अकबर के टाइम ड्यूरेशन में ही किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लाइन। हुमायूं के मस्तिष्क के उपज है। इसके चित्र बालक अकबर के चित्र निर्माण के लिए प्रारंभ होते हैं। मतलब बेसिकली ये पेंटिंग्स बननी क्यों शुरू हुई थी? क्योंकि हुमायूं के बेटे थे अकबर, तो हुमायूं इवनिंग टाइम में, मतलब जब नाइट सोते वक्त अपने बेटे को स्टोरी सुनाते थे अमीर हमज़ा की। तो अमीर हमज़ा कौन थे? तो ये मोहम्मद साहब के अंकल थे, उनकी स्टोरीज बताते थे। फिर अकबर ने, हुमायूं के टाइम ड्यूरेशन में पेंटिंग प्रोसेस चल ही रही थी, फिर अकबर ने अपने टाइम ड्यूरेशन में प्रॉपर इलस्ट्रेशन को कंप्लीट करा लिया। तो आप ये कह सकते हैं कि फादर ने स्टार्ट करा दिया, अकबर ने उनको कंप्लीट कराए हैं। इवन ज़्यादा प्रायोरिटी जो दी जाती है हमजानामा के रिगार्डिंग, वो मोस्टली अकबर ही एग्जाम में करेक्ट कराया जाता है। अगर दोनों ऑप्शन में होते हैं फिर भी अकबर करेक्ट होता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन हॉल में अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस करेक्ट कीजिएगा। अगर दोनों ऑप्शन में होंगे फिर भी अकबर ही करेक्ट होने हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके प्रेम विषय चित्र हुमायूं काल में बनी थी। इसकी शुरुआत हुमायूं ने कराया तथा इसे कंप्लीट जो कराए थे वो सर्वाधिक अकबर के समय में हुआ। ये तो आपको पता है 1000 पेंटिंग्स हुमायूं टाइम ड्यूरेशन में मीर सैयद अली ने कंप्लीट करें, और टोटल जो है 1400 पेंटिंग अब्दुल समद सिराजी ने कंप्लीट किए, वो भी अकबर टाइम ड्यूरेशन में। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू रॉय कृष्णदास, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहा जाएगा कि रॉय कृष्णदास के अनुसार यह पूर्णतः अकबर काल में चित्रित किया गया। इसके 1800 पेंटिंग्स मीर सैयद अली के देखरेख में कंप्लीट हुआ है। अताउल्लाह काज़बीन ने हमजानामा के चित्रण का विवरण भी लिखे थे। किसने? अताउल्लाह काज़बीन ने।
अताउल्लाह काज़मीन, जिन्होंने हुमायूं नामा का ये जो ट्रांसलेट किए थे, उन्हीं के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग देखिए, कौन से ग्रंथ की पेंटिंग्स है ये सारी, तो ये सारी जो अभी आप पढ़ रहे हैं हमजा नामा की। मीर महीर दुग्ध बाढ़ छोड़ते हुए जो प्रेजेंट टाइम मारिया हर्मन स्विट्ज़रलैंड में एग्जिबिट है। गांव के कुएं पर स्त्रियां, हीरा कटाई की मशीन, सूत काटते हुए महिला। राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं तूतीनामा। तूतीनामा जिसका टाइम कहा जाता है 1570 से 1575 तक का। इसमें तोते की प्रेमालाप मतलब तोते की लव स्टोरीज को कैप्चर किया गया। इवन अभी लास्ट ईयर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। सिंपली ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस ये पूछ लिया गया था तूतीनामा में कितनी पेंटिंग्स हैं। उसके बाद मुझे जहाँ तक आइडिया हो रहा है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया था कि तूतीनामा का टाइम ड्यूरेशन बताइए। तो देखिए टाइम ड्यूरेशन 1572 1575 समथिंग है। एग्ज़ाम में जो आया था वो 1578 ऑप्शन में था, 1575 नहीं था। तो इस तरह से आप स्टडी कीजिए कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि 1578 था, बाकी और ऑप्शंस थे वो बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शंस थे। तो नियर अबाउट जो डेट ऑफ बर्थ होता है, तो एग्जामिनर क्या करते हैं, वो आपका IQ लेवल चेक करते हैं कि बच्चे ने प्रिपरेशन कैसे कर रखी है। तो इस तरह से चीज़ों को एनालिसिस करके समझे। जैसे देखिए लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में मध्य पाषाण काल से रिलेटेड, और ऑप्शंस में 600 सबसे ज़्यादा था, मतलब नंबर ऑफ टाइम ड्यूरेशन में 6000 सबसे ज़्यादा था, 6000। तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको पता है पूर्व पाषाण काल जो 50,000 से 25,000 तक चला, मध्य पाषाण काल जो 25,000 से 10 तक चला। अब एग्जामिनर ने आपको ऑप्शन ही नहीं दिया है 10,000, तो आप उससे कम वाले को सेलेक्ट करेंगे जो 4 ऑप्शंस हैं उनसे सबसे हाईएस्ट पोजीशन को। तो देखिए 16,000 सबसे हाईएस्ट था, एक ऑप्शन में 2,000 था, एक ऑप्शन में 4,000 था। इसी तरह से कुछ ऑप्शंस क्रिएट किए गए थे। इवन आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किए होंगे। अभी ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा ग्रंथ है इंडिया में जिसमें क्यूरेस्क्यूरो टेक्निक का यूज़ किया गया है। क्यूरेस्क्यूरो टेक्निक बेसिकली लाइट एंड शेड के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। आपको अच्छे से पता है कि क्यूरेस्क्यूरो टेक्निक क्या होता है। लाइट एंड शेड किस में रिप्रेजेंट करते हैं, छाया प्रकाश। तो कोई भी पेंटिंग जब आप बनाओगे, कोई भी पेंटिंग, तो उसमें लाइट एंड शेड को शो करते हैं ना। पेंटिंग को कंप्लीट करने के बाद ये पेंटिंग आपकी थोड़ी सी 3 डायमेंशनल फॉर्म में एक भ्रम पैदा करे। तो क्यूरेस्क्यूरो टेक्निक छाया प्रकाश का इन्वेंशन इंडिया में मुगल एज में, मुगल टाइम ड्यूरेशन में, अकबर के समय में तूतीनामा में मिलता है। सर्वप्रथम ये ग्रंथ में बात किया जा रहा है। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि जो ये क्यूरेस्क्यूरो टेक्निक है इसकी एक हिस्ट्री बताइए, इसको सर्वप्रथम इसकी खोज किसने किए थे, तो आप विंसी का याद रखिएगा, लियोनार्डो दा विंसी। ही वॉज ए फेमस आर्टिस्ट फ्रॉम हाई रेनेसांस आर्ट मूवमेंट। हाई रेनेसांस आर्ट मूवमेंट जो चला था 1500 से लेकर 1530 तक, कहाँ पर, इटली में। 1500 से लेकर 1530 तक लियोनार्डो दा विंसी, जिनका जन्म हुआ था 1452 में, और 1519 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो वही विंसी के बारे में बात किया जा रहा है जो जीनियस कहे जाते हैं। इन्होंने क्यूरेस्क्यूरो टेक्निक का इन्वेंशन किया, साथ ही साथ इन्होंने सफ्यूमैटो टेक्निक का भी इन्वेंशन किए, सफ्यूमैटो टेक्निक। तो प्लीज़ दोनों आप ध्यान रखें। अब प्रेजेंट टाइम ये चेस्ट बेट्टी संग्रहालय डबलिन में है तूतीनामा। नेक्स्ट, दीवाने हाफिज़। इसमें दीवाने हाफिज़ में शेर व शायरी के बारे में जिक्र मिलता है। इसका टाइम कहा जाता है 1605 का। ये क्यों इम्पोर्टेंट है दीवाने हाफिज़, तो इसमें सर्वप्रथम हाशियों का प्रयोग किया गया। मुगल एज में ये ऐसा ग्रंथ है, इस ग्रंथ में सर्वप्रथम हाशियों का प्रयोग किया गया। कलाकार अपना हस्ताक्षर भी इस ग्रंथ में करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, हस्ताक्षर जो देन है वो किसकी है, वो ईरानी की देन है। ईरानी शैली आपने पढ़ा होगा, मैंने शेयर किया था इससे पहले। जो ईरानी शैली उसके बाद ही तो मुगल शुरू होता है। तो ईरानी और भारतीय का एक रूट एवोल्यूशन कहा जाएगा मुगल स्कूल। तो ये बात कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर की शुरुआत जो हो जाती है, आर्टिस्ट पहले अपनी पेंटिंग्स में हस्ताक्षर नहीं करते थे, तो हस्ताक्षर करने की जो देन है वो ईरानी शैली की है। तो यहाँ पर दीवाने हाफिज़ में कलाकार अपना हस्ताक्षर करते थे। मुगल काल की प्रथम हस्ताक्षर युक्त पांडुलिपि इसी को माना गया है। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मे भी एग्जामिनर इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है मुगल काल में जिसमें सर्वप्रथम हस्ताक्षर मिले हैं, तो वो कौन सा है, वो है दीवाने हाफिज़, जिसमें शेर व शायरी के बारे में वर्णन मिलता है। अब प्रेजेंट टाइम ये रज़ा पोथी खाना, दैट मीन्स कहाँ पर है, तो ये रज़ा लाइब्रेरी रामपुर में है। रज़ा लाइब्रेरी रामपुर क्यों फेमस है पता है आपको? वैसे तो याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कही जाती है।
एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? रज़ा लाइब्रेरी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, वो भी एशिया की लाइब्रेरी में इंक्लूडेड किए जाते हैं, वहाँ की जो लाइब्रेरी है। नेक्स्ट, खमसा निज़ामी। यू नो व्हाट इज़ द खमसा निज़ामी, एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस, इसके बारे में क्या मेंशन ज़्यादा मिलता है? तो खमसा निज़ामी से रिलेटेड बस आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसका एक तो आपको टाइम याद रखना है, दूसरा इसमें लैला मजनू की स्टोरीज़ को कैप्चर किया गया। थर्ड वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि खमसा निज़ामी क्यों पॉपुलर है, तो इसमें शिकार युक्त हाशियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लें कि कैसा ऐसा कौन सा ग्रंथ है मुगल एज अकबर टाइम ड्यूरेशन में जिसमें हाशियों का यूज़ किया गया, वो भी शिकार युक्त हाशिए। तो सर्वप्रथम हाशिए में आपको याद रखना है कौन सा वाला, इससे पहले जो आपने पढ़ा है दीवाने हाफिज, और इसमें शिकार युक्त हाशियों का वर्णन मिलता है। प्रेजेंट टाइम ये ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में, इसमें 5 पेंटिंग्स को कैप्चर किया गया है इस पोथी में, राइट। 1595 से लेकर 97 तक का है। तूतीनामा में 103 पेंटिंग्स हैं और इसमें नंबर ऑफ पेंटिंग्स 5 पेंटिंग्स हैं। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा मैंने इलेबरेट करके नहीं लिखा है, टू द पॉइंट लिखा है। यहाँ पे मैंने तीनों को क्यों ले लिया है पता है, नोट करके, कि अगर आप लोग वो 3 अलग अलग भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है आपके माइंड में, यहाँ से रिविज़न करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तूतीनामा जिसका टाइम 1570 से 75 का है, इसमें क्यूरस टेक्निक का यूज़ किया गया है। प्रेजेंट टाइम चेस्ट बेट्टी संग्रहालय डबलिन में है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो मैंने अलग से इसको नोट्स में लिखा है। दीवाने हाफिज जो 1595 से 97 का है, हस्ताक्षर युक्त, इसमें हस्ताक्षर युक्त चीज़ों को रिप्रेजेंट किया गया है रज़ा लाइब्रेरी रामपुर में। नेक्स्ट, खमसा निज़ामी 1596 से 97, इसमें शिकार युक्त हाशियों को रिप्रेजेंट किया गया है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट, भारतीय कथाओं के चित्र। भारतीय कथाओं के चित्र जैसे पंचतंत्र, पंचतंत्र के लेखक कौन कहे जाते हैं? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा कहे जाते हैं। यहाँ पे आपको 3 इलस्ट्रेटेड ग्रंथ के बारे में डिस्कस किया जाएगा, साहित्य ग्रंथ, जैसे खमसा, ये जो है विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, इसका एक अयारे दानी से ट्रांसलेट हुआ है, एक अनवरे सुहेली से, और तीसरा जो है वो कलीला दमना कवि रुदगी के द्वारा। तो 1 बाय 1 करके देखते हैं। इसका अनुवाद बाइबिल के बाद सर्वप्रथम सार्वधिक लैंग्वेज में हुआ था। सबसे पहले इसका अनुवाद किस में हुआ था? बाइबल में हुआ था। उसके बाद जो है इसका अनुवाद बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में हुआ है, जैसे कवि फैज़ी ने अनवरे सुहेली फारसी अनुवाद किए थे। ठीक है, और अनवरे सुहेली से कौन प्रभावित है? अर्पिता सिंह। ये भी ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो भी चीज़ें मैं हाईलाइट की हुई हूँ, रेड कलर के टोन में लिखी हूँ, बस आप समझ लें कि मैम ने इतने मेहनत करके ये नोट्स बनाए हैं, दैट मीन्स ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट, पंचतंत्र का दूसरा फारसी अनुवाद अबुल फजल आईने अकबरी, पुनः अनुवाद अरबी लैंग्वेज में किया गया था कवि रुदगी के द्वारा, कलीला दमना। एक बात याद रखिएगा, अबुल फजल अयारे अबुल फजल याद रखिए, अनवरे फैज़ी, सुहेली फैज़ी, ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। सुहेली फैज़ी 2 भाई थे, मतलब आप इस तरह से कनेक्ट कीजिए। यू नो हु इज़ बोथ ऑफ यू, लास्ट वीडियोज़ में मैंने एक्सप्लेन किया था फैज़ी और अबुल फजल के बारे में। तो जो अबुल फजल और फैज़ी का क्या रिलेशन है, तो ये दोनों लोग ब्रदर हैं, भाई। फैज़ी का अनवरे सुहेली है और अबुल फजल का अयारे दानिश है। और कवि रुदमी का क्या है, तो ये कलीला दमना है। करकट और दमनक नामक पक्षी के बारे में रिप्रेजेंट किया गया। बस लैंग्वेज ध्यान रखें। इस बार तो नहीं, कुछ टाइम पहले मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, आई थिंक DSSB के साथ हैं। तो कवि रुदमी का पूछ लिया गया था कि कौन से लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। 4 ऑप्शन थे, अरबी, हिंदी, इंग्लिश और फारसी। तो ध्यान रखिएगा, फारसी में केवल अबुल फजल के अयारे दानिश, आईने अकबरी भी इन्हीं का है, अबुल फजल के अयारे दानिश और फैज़ी के अनवरे सुहेली को, ये दोनों ग्रंथ को फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। बट कवि रुदमी का जो कलीला दमना है वो अरबी लैंग्वेज में ट्रांसलेट मिलता है। नेक्स्ट, अनवरे सुहेली पंचतंत्र का ईरानी फारसी अनुवाद फैज़ी ने किया। कलीला दिमना पंचतंत्र का कवि रुदमी द्वारा किया गया है। इसका नाम करकट व दमनक नामक 2 गिद्ध के नाम के आधार पर है। अयारे दानिश,
अकबर के कलीला दमना के आधार पर पंचतंत्र फारसी अनुवाद अबुल फजल ने किए थे। मतलब आप ध्यान रखें, इस तरह से क्वेश्चंस अगर मॉडिफाई करके पूछ लें कि अबुल फजल की आईने अकबर, ये अयार दानिश सभी को याद है, अयार दानिश अबुल फजल की, और एग्जामिनर इस तरह से मॉडिफाई करके पूछ लें कि जो अबुल फजल ने अयार दानिश बनाए थे उसमें किससे प्रभावित होकर, किसके आधार पर, तो वो कलीला दमना के आधार पर इन्होंने बनाया था। और कलीला दमना किसके आधार पर, तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद, अरबी अनुवाद। इसमें 96 पेंटिंग्स को कैप्चर किया गया। और क्या था, और पशु, और वो भी कौन से पशु पक्षी, करकट व दमनक। हमने यहाँ पे इसलिए PDF में मेंशन नहीं किया क्योंकि बस आप ये समझ लें, करकट और दमनक 2 पक्षी थे, उन्हीं के बारे में स्टोरीज को अब डिस्कस कर लेते हैं। रज़्मनामा, यू नो व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रज़्मनामा, दैट इज़ द ट्रांसलेट ऑफ वेद व्यास रचित महाभारत। इसका एक्चुअल टाइम कहा गया है 1582 से 87 तक में ये बनकर कंप्लीट हुई पेंटिंग। इसका फारसी लैंग्वेज, महाभारत वेद व्यास द्वारा रचित पुस्तक का फारसी लैंग्वेज अब्दुल कादिर बदायूनी ने की। इसमें टोटल नंबर ऑफ आर्टिस्ट 50 हैं। 169 पेंटिंग्स 3 जिल्दों में विभक्त है। यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जिल्द, जिल्द एक्चुअल में क्या होता है, तो 3 बुक्स आप रिप्रेजेंट कर लें। एक सेकेंड, ये जो बुक होता है 3 जिल्द में, मतलब कहा जाएगा कि 3 बुक्स में, अलग अलग बुक्स में रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर, अच्छे से समझ आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ आर्टिस्ट 50 हैं। 169 पेंटिंग्स को कैप्चर किया गया था, 3 जिल्दों में विभक्त था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके चित्रण के दौरान दसवंत पागल हो गए थे तथा इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इसे दसवंत द्वारा चित्रित किया गया 24 पेंटिंग्स है, बट केवल सिग्नेचर जो मिलते हैं दसवंत के वो 21 पेंटिंग्स में ही मिलते हैं। रज़्मनामा के प्रमुख कलाकार हैं दसवंत, बसवंत, मिस्कीन थे। रज़्मनामा की प्रथम कृति कहाँ पर एग्जिबिट है प्रेजेंट टाइम, ये इम्पॉर्टेंट है, सवाई मान सिंह संग्रहालय जयपुर में। ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में इसकी दूसरी कृति मिलती है। 148 पेंटिंग्स को TH हैंडलर ने अपने पेंटिंग पुस्तक मैन्युस्क्रिप्ट में 4 लाख रुपए में रेडी कराए थे। कितनी पेंटिंग्स, 148, और टोटल कितनी पेंटिंग्स हैं, 169 पेंटिंग्स हैं। नंबर ऑफ पेंटिंग 169 है। इसकी 148 पेंटिंग्स को TH हैंडलर ने अपने बुक मैन्युस्क्रिप्ट में 4 लाख रुपए लगा करके इसे कंप्लीट कराए, बनवाए थे। नेक्स्ट है रामायण। रामायण जिसका टाइम कहा जाता है 1588 का, तो इसका भी फारसी अनुवाद किसने किए, जिन्होंने महाभारत का किए थे। महाभारत और रामायण दोनों का अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा ही कराया गया। वर्तमान में सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय में ये एग्जिबिट है। कुछ अन्य भारतीय ग्रंथ जैसे फारसी अनुवाद भगवद गीता, अनवर सुहेली, नल दमयंती, ये तीनों फैजी की हैं, फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। राजतरंगी मुल्ला शाह का है, ये भी फारसी लैंग्वेज। हरवंश पुराण ऑल्सो फारसी लैंग्वेज, मौलाना शेरी, ठीक है। अथर्ववेद का भी फारसी अनुवाद किया गया था, किसके द्वारा, हाजी इब्राहिम सरहिंद के द्वारा। कृष्णचरित, कथा रत्न सागर, योग वशिष्ठ और रसिक प्रिया आदि का भी फारसी अनुवाद अकबर के समय में किया गया था। नेक्स्ट शुरू हो जाता है ऐतिहासिक कथाओं के आधारित ग्रंथ। तो अभी तक आपने क्या पढ़े थे, इसको भी 3 जिल्दों में विभक्त किया गया है, जिसको कहते हैं अकबरनामा। तो अकबरनामा इतिहास के बारे में रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे पहले अभी तक आपने भारतीय पढ़े थे। अब शुरुआत हो रही है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में अकबरनामा 4 अध्याय में अकबर की गतिविधियों के बारे में मेंशन किया जाता है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अकबरनामा। 5वें अध्याय में अबुल फजल की जीवनी का अंकन मिलता है। अकबरनामा जिसका टाइम कहा जाता है 1595, लेखक स्वयं अबुल फजल, चित्रकार हैं बसावन। यह पुस्तक अबुल फजल द्वारा लिखी गई 3 जिल्दों में विभक्त है। इसकी आखिरी जिल्द का नाम है आईने अकबरी।
आईने अकबरी कितने भाग में विभक्त है? तो देखिए थोड़ा सा मैं ड्राइंग बनाकर आपको बताती हूँ, जल्दी आप समझ जाएंगे। ये एक बुक हो गई, ये 2 बुक हो गई, ये 3 बुक हो गई, ठीक है। तो ये 3 बुक हो गई, तो 3 जिल्द हो गया, क्लियर। अब इन 3 जिल्दों में जो लास्ट की जिल्द है, इस लास्ट की जिल्द को 5 भागों में लेसन मिलता है। 1 2 3 4 5। तो शुरू के जो 5 ग्रंथ हैं, लेसन, शुरू के जो 5 लेसन है, 3 जिल्द है, 3 जिल्द के तीसरे जिल्द में 5 लेसन है। तो शुरू के 4 लेसन में अकबर के शासनकाल के व्यवस्था को रिप्रेजेंट किया गया, और जो ये 5वां है, 5वें में आईने अकबरी रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब अबुल फजल की जीवनी। ये वाला जो बुक है, इस बुक को बोलते हैं आईने अकबरी, अकबरनामा का आईने अकबरी ये है। फिर आईने अकबरी के ये 5 लेसन है, और जो 5वां लेसन है, इसी लेसन को क्या कहा गया है? अबुल फजल की जीवनी के बारे में मेंशन किया गया है, अबुल फजल की जीवनी, ठीक है, उनके जीवन परिचय के बारे में। अब थ्योरीज पढ़ें तो अब आपको ज़्यादा समझ आएगा। यह पुस्तक अबुल फजल द्वारा लिखी गई कितने जिल्दों में विभक्त है? 3 जिल्दों में विभक्त है। इसकी आखिरी जिल्द का नाम क्या है? आखिरी जिल्द का नाम है आईने अकबरी। आईने अकबरी 5 अध्याय में विभक्त है। शुरू के 4 अध्याय में शासनकाल के, अकबर के शासनकाल व्यवस्था के जीवन के अन्य गतिविधियों के बारे में विभक्त किया गया था। इवन अंतिमवा जो अध्याय है लास्ट का, उसमें आपको अबुल फजल की जीवनी के बारे में मेंशन मिलता है। अकबरनामा अकबर काल की सर्वोत्तम कृति सलीम के जन्म वाली पेंटिंग्स है। इसके 6 भाग किए गए हैं। पहला है महल में बाहर दान बांटने वाले, महल के प्रथम अलिंद तल व मंजिल में वादक, स्त्रियों का जमघट, जो भीड़ भाड़ दिखाया गया, यहाँ पर भीड़ भाड़ होगा, भीड़ भाड़, सलीम के स्नान का जच्चा बच्चा, ये कमरे का दृश्य, छत पर आकाश, क्षितिज। इसको आप इस तरह से एनालिसिस कीजिए कि 6 पार्ट्स हैं, इनको समझिएगा, याद मत कीजिए। देखिए इस तरह से समझिए कि जब कोई बेबी बॉर्न होता है, सपोज़ करें कोई छोटा बेबी का घर में बॉर्न होता है, तो छोटे बेबी को मान लीजिए हमने पालना में बिठा दिया, पालना है उसका। तो ये छोटा बेबी जब इसका जन्म हुआ तो महल के बाहर सभी लोग दान बांटते हैं कि नहीं? घर में जब बच्चा पैदा होता है सभी लोग घर में दान बांटते हैं, महल के बाहर मतलब घर के बाहर मान के चलिए। फिर उसके महल के अंदर जब हम गए, सपोज़ कीजिए हम एक आर्टिस्ट हैं, हम गए तो सबसे पहले हमने क्या किया, बेबी बॉर्न हुआ था तो मैंने महल के बाहर दान बांटते हुए लोगों को देखा, वहाँ के पेंटिंग्स बनाई। फिर जब मैं जैसे एंटर की उनके घर में, तो मैं उनके घर में क्या देखी, उनके महल में प्रथम अलिंदन, जो पहला मंजिल था, स्टेयर से जब मैं ऊपर गई सीढ़ियों से, तो पहले मंजिल, पहले तल्ले पर लोग वादक, मतलब बांसुरी बना देती हूँ, लोग क्या कर रहे थे, वादक और ये तबला उबला बजा रहे थे, गायक वादक। मतलब जब कोई पैदा होगा तो ऑफकोर्स अच्छे से हैप्पीनेस वाला मोमेंट होगा, तो वहाँ पे महल के बाहर दान बांटा गया। फिर जब पहले मंजिल पे मैं एंटर की तो मैंने वहाँ पे देखा पहले मंजिल पर ही वादक बजा रहे थे, सिंगिंग वगैरह हो रहा था। फिर उसके बाद अंदर एंटर की तो देखिए जमघट, भीड़ भाड़ लगी थी, वहाँ पर सलीम को नहलाया जा रहा था, मतलब जच्चे बच्चे को नहलाने के दृश्य को मैंने कैप्चर कर लिया। फिर मैंने कमरे के दृश्य को कैप्चर किया, ये आपका हो जाएगा चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर है कि मैं सलीम के जन्म वाले उनके रूम में गई, तो उस रूम का जो सीन होता है, व्यू, उसको मैंने कैप्चर किया। फिर मैं सोची कि चलो थोड़ा सा वॉक करते हैं, तो वॉक करते करते जब स्टेयर से ऊपर गई, छत पर गई, तो मैंने क्या देखा, जब हम छत पर जाएंगे तो छत पर मोर देखें, जब हम मोर को देख ही रहते हैं, हमारी निगाहें ऊपर गई तो ऊपर को क्या दिखा, क्षितिज आसमान दिखा। तो इतना आसान ये पेंटिंग्स है। अगर इसको हटा भी दिया जाए तो आप इस तरह से रिलेट कीजिए कि कई छोटा बच्चा पैदा हुआ है, मतलब बेबी बॉर्न हुआ है, तो बेबी बॉर्न हुआ है तो महल के बाहर दान बट रहा है, जब हम अंदर गए तो वहाँ पर यादें मंत्र ये सिंगिंग हो रही है। फिर उसके अंदर गए तो देखिए स्त्रियों की भीड़ भाड़ लगी है, सलीम को नहलाया जा रहा है। फिर उसके बाद एक एक्यूरेसी होता है ना कि ये बेबी का रूम कौन सा है, तो जब उसके रूम में गए तो रूम की पेंटिंग्स को कैप्चर किए। जब रूम की पेंटिंग्स को कैप्चर किए तो वॉक करते करते जब टेरेस पे गए, ऊपर छत पे, तो हमने मोर को देख लिया। जब मोर को देख ही रहते इस तरह से, तो आकाश में आपका निगाह गया तो आपने आकाश में आकाश को भी कैप्चर कर दिया। तो बड़ी अच्छी सी ये पेंटिंग है। इस पेंटिंग को अगर आप एज्यूम करेंगे कि घर में अगर छोटा बेबी बॉर्न होता है तो ये सारी एक्टिविटीज़
मोस्टली होती हैं, तो इनको इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट, अन्य इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स। ये वाली पेंटिंग्स एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई हैं। रणथंभौर किले की घेराबंदी और बादशाह अकबर बाज पक्षी के साथ। ये बोथ पेंटिंग्स आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अकबर के चित्र विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में कितनी पेंटिंग्स हैं? 61 पेंटिंग्स। चित्र श्रेष्ठ व्यक्ति संग्रहालय डबलिन में। नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर क्लास फीडबैक दे दीजिएगा जिससे मुझे एक आइडिया लग जाए कि मेरे सारे स्टूडेंट वीडियोस को देख भी रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तुजुके बाबरी, जिसको बोलते हैं बाबरनामा, स्वयं बाबर ने तर्किश लैंग्वेज में लिखे। फारसी भाषा वकायत बाबरी, इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खानम खाना ने किया। वकायत बाबरी में फारसी अनुवाद किया गया है बाबरनामा का। लेखक है अब्दुल रहीम खानम खाना। अब्दुल रहीम खानम खाना आपको पता ही है कि बाबरनामा स्वयं तर्किश लैंग्वेज में बाबर ने लिखे थे, लेकिन उसका फारसी लैंग्वेज जो ट्रांसलेट किया गया था वो अब्दुल रहीम खानम खाना ने किए थे। ये ग्रंथ वही वाली ग्रंथ है जिसमें 2 आर्टिस्ट को प्रायोरिटी दी गई है कि बाबर ने इस ग्रंथ में 2 कलाकार की बड़ी प्रशंसा किए थे। तो इसकी बेहज़ाद और शाह मुजफ्फर की। बेहज़ाद जो बूढ़े ओल्ड एज वालों की दाढ़ियों ओढ़ियों वाले पेंटिंग्स बनाते थे उनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, और शाह मुजफ्फर कौन थे? जो यंग एज वाले युवाओं नौजवानों की पेंटिंग्स अच्छे बनाते थे। नेक्स्ट, फारसी अनुवाद वकायत बाबरी कहते हैं। ठीक है, बाबर का जो फारसी अनुवाद है वो वकायत बाबरी है जिसके राइटर कहे जाते हैं अब्दुल रहीम खानम खाना। टोटल नंबर ऑफ आर्टिस्ट कितने थे? 48 आर्टिस्ट हैं। 48 कलाकारों ने मिलकर इस बुक को कंप्लीट पेंटिंग्स में कन्वर्ट किए। 144 पेंटिंग्स आ रही है। कितनी पेंटिंग्स हैं यहाँ पर? 144 पेंटिंग्स हैं। इसकी एक प्रति, एक कॉपी 1589 अब्दुल रहीम खानम खाना ने अकबर को भेंट किया, जो ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। टोटल 48 पेंटिंग्स, 144 पेंटिंग्स और 48 आर्टिस्ट ने मिलकर कंप्लीट किए थे, जिनमें कौन सा आर्टिस्ट का नेम नहीं मिलता है। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बसवंत दौलत और लाल का नेम यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। इस ग्रंथ में पशु की जो पेंटिंग्स बनाई है मंसूर ने। अब आपके माइंड में एक्यूरेसी होगी कि मंसूर कैसे हो सकते हैं, ये तो अकबर के समय के हैं। तो नो डाउट अकबर ने जो पेंटिंग्स बनाई है, अकबर के टाइम ड्यूरेशन का ये इलस्ट्रेशन है, साहित्यिक ग्रंथ, बट इसका पेंटिंग जो करे हैं वो मंसूर किए हैं, स्पेशली बर्ड से रिलेटेड, पक्षियों से रिलेटेड। दूसरी कृति कहाँ पर है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, जो आगरा कॉलेज से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट पेंटिंग, बाबर सोन नदी पार करते हुए, बाबा क्रॉसिंग द रिवर सोन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, कलाकार जगन्नाथ। बाबर बगीचे में दावत करते हुए, ये भी जगन्नाथ की है। दोनों चित्र अकबर कालीन कही जाती हैं। नेक्स्ट है खानदान तैमूरिया। खानदान तैमूरिया, जिसको तैमूर नामा कहते हैं, तैमूर वंश का इतिहास, तैमूर से लेकर अकबर तक 1577 ईस्वी की घटनाओं को रिप्रेजेंट किया गया है। 132 पेंटिंग्स हैं इसमें। इस ग्रंथ में हुमायूं तथा अकबर ने शिक्षा काबुल में सिराज से ली थी, अब्दुल समद सिराजी से, उसी बात को मेंशन किया गया है। कलाकार कौन कौन से हैं इसमें? दसवंत, बसवंत और मिस्कीन। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में ये प्रेजेंट टाइम खुदाबख्श लाइब्रेरी में है। कौन सा? तो ये वाला ग्रंथ। यह ग्रंथ मुख्य रूप से दसवंत द्वारा चित्रित किया गया था। ओके, अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तारीख़-ए-अल्फ़ी। तारीख़-ए-अल्फ़ी में दुनिया के इतिहास के बारे में मेंशन किया जाता है। दुनिया का इतिहास, इसमें मुल्ला मोहम्मद ज़फ़र बेग इसके राइटर हैं। नेक्स्ट शाहनामा, इसमें ईरान के राजाओं का इतिहास है, लेखक फिरदौसी हैं। अकबर के शासनकाल के अंतिम समय में शाहनामा का चित्रण भी कराया गया था, क्योंकि आपको पता है ना कि शाहनामा जिसमें ईरान के राजाओं का इतिहास मिलता है, इसकी एक कृति बाबर अपने साथ इंडिया लेकर आए थे। ये तो 1526 के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, जब पानीपत का युद्ध जीतने के बाद इस्टेबल हुआ था, मुग़ल एज का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1550 से कब तक चला था? तो 1857 तक चला था। तो उस टाइम ड्यूरेशन में जब बाबर आते हैं तो क्या लेकर आते हैं? अपने साथ एक बाबर अपने साथ एक ईरान के राजाओं की इतिहास लेकर आते हैं, जिसको शाहनामा के नेम से डिपिक्ट किया जाता है। लेकिन उनकी पेंटिंग्स कब बनाई गई हैं? ये अकबर के समय में, जो प्रेजेंट टाइम श्रेष्ठ व्यक्ति संग्रहालय डबलिन में है। बाबर अपने साथ इसको भारत लेकर आए थे, इस ग्रंथ को। नेक्स्ट ज़म-उल-तारीख़, इसमें मंगोल का इतिहास मिलता है।
मुत्तखब उल तारीख हिंदुस्तान के आम इतिहास के बारे में डिस्कस किया गया है। इसके लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी हैं। तो इनसे आप याद रखिएगा, महाभारत हो गया, ठीक है, और रामायण। महाभारत वेद व्यास, रामायण वाल्मीकि। तो ये दोनों का ट्रांसलेट किए थे फारसी लैंग्वेज में अब्दुल कादिर बदायूनी ने। इवन मुत्तखब उल तारीख भी, जिसमें हिंदुस्तान का आम इतिहास है, ये भी अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। तो 3 ग्रंथ आप याद रखें, किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था फारसी लैंग्वेज में, अब्दुल कादिर बदायूनी। कुछ अन्य चित्र हैं जैसे अजायब उल मखलूकात, जोग बहिश्ते एक राक्षसी राजा से साक्षात्कार करते हुए, दहराब नामा, नेक्स्ट नफाहत उल उल्म। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं अकबर टाइम ड्यूरेशन की चित्रकला की विशेषताएं। अकबर काल में गुजराती चित्रकार सबसे ज़्यादा हुआ करते थे। कलर्स ब्राइट यूज़ किया गया है। सफ़ेद रंग का प्रयोग, रंगों में हल्का रंग मिलाने के लिए वाइट कलर्स को रिप्रेजेंट कर दिया जाता था। नेक्स्ट, काले रंग का मिश्रण, किसी भी रंग से नहीं रेखा चित्र जो बनाए गए हैं वो गोलाई लिए हुए बनाए गए हैं। मानव कृतियों को ऊंचे पाजामे पहने, जो पाजामे होते हैं वो ऊंचे पाजामे पहने हुए दिखाया गया है। अब पगड़ी कैसी है, तो इनके टाइम ड्यूरेशन में पगड़ी अटपटी सी पगड़ी है। मतलब देखिए, पगड़ी से मैं आपको रिमाइंड करा दे रही हूँ, नुकील मतलब ये खिड़की नुमा पगड़ी, खिड़कीदार पगड़ी जो है ये जहांगीर के समय में रिप्रेजेंट किया गया। और ये वाला जो है छज्जेदार पगड़ी, जो छज्जेदार पगड़ी फेमस रहा था मेवाड़ के टाइम ड्यूरेशन में। तो छज्जेदार पगड़ी शाहजहाँ के समय में बनाई गई है, शाहजहाँ के समय में। लेकिन अकबर के समय में सिंपल और अटपटी सी पगड़ी बनाई गई थी। चित्र के स्थान में रेखा चित्र, बीच बीच में सुनीशी की पट्टियाँ खींची गई हैं। नेक्स्ट, ईरानी प्रभाव, चित्रों की माप हुमायूं काल से बड़ी पूर्ववर्ती। प्रारंभ में चित्रों के हाशिए सादे बनाए जाते थे। अब सादे हाशिए से याद रखिए, अकबर के टाइम में सादे हाशिए बनाए गए, हुमायूं के समय में अलंकृत हाशिए बनाए गए, फ्लोरल पैटर्न्स वगैरह, और शाहजहाँ के समय में चौड़े हाशिए बनाए गए। ध्यान रखें, अकबर के टाइम में सिंपल हाशिए, जहांगीर के समय में अलंकृत हाशिए और शाहजहाँ के समय में चौड़े हाशिए बनाए गए थे। शुरू के चित्र में सिंपल, बाद में हाशिए डेकोरेटिव बनने लगे, मतलब वो बाद में इवेल्यूएट होकर जहांगीर टाइम ड्यूरेशन शुरू हो जाता है। अकबर काल में यूरोपीय चित्र का प्रभाव। अकबर काल में चश्म चेहरे कितने बनाए गए हैं, तो 1 चश्म चेहरे, 1 से 1.5 चश्म चेहरे भी बनाए गए हैं। एक सभी में 1.25 चश्म चेहरे का भी प्रयोग कर दिया गया था। ऑल ओवर फेमस जो रहा है वो 1 चश्म चेहरे के लिए फेमस है। 1 चश्म चेहरे, लाइक साइड वाला व्यू बस दिखता है, बस एक आंखें दिखाई जाती है, उसको 1 चश्म चेहरे कहते हैं। अकबर कालीन महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। अकबर के समय में सर्वाधिक ग्रंथ चित्रित हुआ। तो ऑलमोस्ट आपको पता है कि साहित्य का स्वर्ण काल, इलस्ट्रेशन गोल्डन एज कहा जाता है अकबर टाइम ड्यूरेशन को। यहीं पे आप ध्यान रखिएगा, जहांगीर के समय में पेंटिंग का गोल्डन एज कहा गया है, और शाहजहाँ के समय में किसका गोल्डन एज है, तो इनके समय में गोल्डन एज कहा जाता था वास्तुकला, आर्किटेक्चर का। सभी की शुरुआत लेकिन महिलाओं यहीं से हो चुकी थी, लेकिन महिलाओं का सभी नहीं। भित्ति चित्र प्रारंभ, पोर्ट्रेट बनने शुरुआत हो गए थे, लेकिन जो ख्याति प्राप्त हुई है वो जहांगीर के समय में हुई। महिलाओं के सभी नहीं बने ज़्यादा, भित्ति चित्र प्रारंभ हो गए थे यहाँ से। यूरोपीय प्रभाव दसवंत के भित्ति चित्र में दिखाई देता है। अकबर ने फतेहपुर सिकरी अथवा अरब की सराय दिल्ली में ईसाई विश्व पर आधारित सिराजी के पुत्र शरीफ ने रज़्मनामा का परीक्षण भी दिया। अकबर को पोर्ट्रेट बनाने का बहुत शौक़ था। आपने अकबरनामा मूवी अभी तक नहीं देखी है, मतलब जो अकबर की मूवीज़ नहीं है, जोधा अकबर देखेंगे ना तो बहुत सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। एक जोधा अकबर मूवी देखने के बाद, ये थ्योरी पढ़ने के बाद मूवी देखेंगे तो एक दूसरे से काफ़ी जल्दी आप रिलेट करेंगे, विजुलाइज आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। दूसरा हम बोलते हैं ना, मोहनजोदड़ो मूवी भी देख लीजिएगा। जब आप इंडस वैली पढ़ेंगे तो मोहनजोदड़ो का जो पार्ट थ्योरीज पढ़ते हैं तो उस मूवी में सारी चीज़ों को, बर्तनों को दिखाया गया, यूटेंसिल्स को दिखाया गया, सील्स को दिखाया गया, ह्यूमन बीइंग कैसे होते थे, सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है।
अकबर पोर्ट्रेट बनाने के शौक थे। पोर्ट्रेट दैट मीन्स बस साइज़, यहाँ तक का जो पोजीशन बनाते हैं उसको बोलते हैं बस साइज़ पोर्ट्रेट कहा जाता है। अकबर काल में जहांगीर काल की अपेक्षा कम काम हुआ था, मतलब उतने ज़्यादा इस टाइम में पॉपुलर नहीं थे। सभी अकबर काल में अधिक बनाए गए थे पेशे नर्तकियों व दासियों के। हमीदा बानो बेगम का पोर्ट्रेट भी यहीं पर बना है। और कौन है यह हमीदा बानो बेगम, जिनको हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने हज किया था ना, तो हाजी बेगम, तो ये थी अकबर की मदर, दैट मीन्स हुमायूं की मिसेस थी। इन्होंने ही हुमायूं का जो वो मकबरा था कंप्लीट करवाई थी, वो भी अकबर के समय में। मुग़ल शैली में आत्मचित्र सेल्फ पोर्ट्रेट भी बनाए गए थे। पोर्ट्रेट 1581 ईस्वी में बसावन के पुत्र मनोहर ने बनाया। विकट चित्र बहुत पॉपुलर है। पुल पार करते हाथी, ये मैंने पहले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। यहाँ पे मैं इसलिए लिख ली हूँ कि छोटी छोटी पॉइंट जो आप मिस कर देंगे तो यहाँ पे आप पढ़ें तो आपको याद रहे। ये अकबरनामा में बसावन ने बनाया। अकबर ने अपने 27 सरदारों के साथ अहमदाबाद में तूफ़ानी युद्ध के चित्र बनाए थे। सावल दास ने ही बनाई है इसमें। और टोटल गुजराती चित्रकार याद रखिएगा 6 हैं, जिसमें 3 कलाकार जगन्नाथ, सावलदास, तारानाथ। युद्धों के दौरान चित्रकारी अकबर चित्रकार रखते थे और चित्र बनवाते थे। देखिए हुमायूं के समय में क्या फेमस था, युद्धों के दौरान अकबर चित्रकार रखते थे, पेंटिंग्स बनवाते थे। इनको हाथियों देखने का बहुत शौक था, हाथी नगाड़ा बजाने का शौक था, हाथियों का जो युद्ध होता है वो बहुत पसंद करते थे। उसके बाद जो इनके फादर थे हुमायूं, ये यात्राओं के दौरान पुस्तक लेकर चलते थे और वो आर्टिस्ट से पेंटिंग बनवाते थे बर्ड्स वगैरह की, पक्षियों के पंख काट कर। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए यात्राओं के दौरान कौन किताबें लेकर चलता था, उनको बुक पढ़ना बहुत, नॉवेल्स पढ़ने पसंद थे, तो वो यात्राओं के दौरान इनके फादर हमेशा बुक्स लिए हुए होते थे और ये युद्धों के दौरान अपने साथ चित्रकार रखते थे, पेंटिंग्स बनवाते थे। अकबर ने चित्रकला की प्रशंसा करते हुए कहा है कि चित्रकार के पास ईश्वर का पहचानने का विचित्र शासन है। अकबरकालीन प्रमुख पक्षी चित्र मिस्कीन का है। सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं बसावन। अकबर काल में आने वाले प्रथम कलाकार विदेशी जेम्स स्टोरी 1583 ईस्वी में रामचरितमानस, तुलसीदास शिल्प के लेखक श्री कुमार जेम्स स्टोरी ईसा की जीवनी पर पेंटिंग्स को भेंट करते हैं। अकबर पहला ऐसा शासक है जिन्होंने वेदों और पुराणों को फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराए थे। ही वॉज द फर्स्ट किंग, ये पहले शासक हैं। अकबर की शाही पुस्तकालय कहाँ कहाँ पर है? आगरा, जिसका टाइम है 1500। शाही पुस्तकालय आगरा, दिल्ली और लाहौर में। अकबर की चित्रशाला कहाँ कहाँ पर है? तो चित्रशाला 1558 से 72 तक ये कहा जाएगा आगरा में, फतेहपुर सिकरी 1572 से 85 तक, लाहौर 1585 से 1601। देन फिर से आगरा स्थानांतरित हो जाता है, कब से कब तक? तो 1603 से 1605 तक। नेक्स्ट, इनके पुस्तकालय में टोटल 24,000 समथिंग पुस्तकें थीं। राजकवि फैज़ी की मृत्यु के बाद उनके पुस्तकालय में पुस्तक को अकबर के पुस्तकालय के सम्मिलन से सम्मिलित कर लिया गया। ये कहा जाएगा कि पहले 24,000 इनके पुस्तकालय में पुस्तक हुआ करते थे, अकबर के पुस्तकालय उनके लाइब्रेरी में। बट जब राजकवि फैज़ी की डेथ हो जाती है तो फैज़ी के पुस्तकालय में 6,000 पुस्तकें होती हैं, तो ये 6,000 पुस्तकें वापस से अकबर के पुस्तकालय में ही लाइब्रेरी में रखवा दी जाती हैं। अकबर के दरबार में प्रति सप्ताह प्रदर्शनी, एवरी वीक यहाँ पर एग्जीबिशंस होती थी जहाँ पे पेंटिंग्स एग्जिबिट की जाती हैं। अकबर के कई चित्र प्राप्त, जिसमें अकबर ने बोस्टन संग्रहालय, दूसरी पेंटिंग इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में है। अकबर तथा जहांगीर काल में 3 महिला कलाकारों का नाम मिलता है। हरम के बेगमों का भी यहाँ पे पेंटिंग्स बनाया गया है। देखिए नादिरा बानो, साइफा बानो, रुकैया बानो, ये अकबर के टाइम की कलाकार हैं और जहांगीर टाइम ड्यूरेशन की भी ये आर्टिस्ट हैं, फीमेल आर्टिस्ट नादिरा, साइफा एंड रुकैया। सबसे ज़्यादा ग्रंथ अकबर के ही शासनकाल में चित्रित किया गया था। नेक्स्ट, इसे हाथियों की लड़ाई देखने तथा नगाड़ा बजाने का बहुत ज़्यादा शौक हुआ करता था। किसे? अकबर को। होते हैं फुटकर चित्र। फुटकर चित्र में पेंटिंग्स, पृथ्वीराज वाली पेंटिंग्स भारत कला भवन वाराणसी में है। राय कृष्णदास के अकॉर्डिंग अकबर काल में टोटल 2000 पेंटिंग्स को क्रिएट किया गया।
मुग़ल साहित्य का स्वर्णकाल अकबर का समय है और पेंटिंग का गोल्डन एज स्वर्णकाल है जहांगीर का समय। वास्तुकला का स्वर्णकाल है शाहजहां के समय। अकबर ने कहीं कहीं पर ऐसा कहा जाता है कि अकबर कहीं औपचारिक शिक्षा मतलब इन्होंने एजुकेशन ग्रहण नहीं किए थे, इसलिए इनको अशिक्षित बादशाह की भी नेम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अकबर कालीन कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग जैसे किसान खेत काटते हुए रज़्मनामा में है ये पेंटिंग्स। धोबी और उसकी पत्नी अनवर सुहेली। रज़्मनामा ये है महाभारत का फ़ारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी का, ठीक है, बदायूनी। दूसरा, अनवर सुहेली। अनवर सुहेली किसका था? फैज़ी का हमने याद कराया था ना आपको। फैज़ी का अनवर सुहेली फ़ारसी लैंग्वेज में हुआ है, तो जिसमें पंचतंत्र का फ़ारसी अनुवाद है। इसमें धोबी और उसकी पत्नी को रिप्रेजेंट किया गया है। दूसरा, अनवर सुहेली सेम फैज़ी का ही है, इसमें इससे चरखा काटते हुए सूत, इस तरह की पेंटिंग्स है। दूसरा है तारीफ़ अल्फ़ी, जिसमें दुनिया के इतिहास के बारे में मेंशन मिलता है। तो दुनिया का इतिहास तारीफ़ अल्फ़ी किसका है? तो अब्दुल कादिर बदायूनी। रज़्मनामा, ठीक, महाभारत, रामायण, इवन इसके तारीफ़ अल्फ़ी, ये तीनों को ट्रांसलेट किए थे फ़ारसी लैंग्वेज में अब्दुल कादिर बदायूं ने। इसमें मस्जिद के अंदर एक मौलवी को पेंटिंग का देखने को मिल जाएगा। मस्जिद के अंदर एक मौलवी, इस तरह से पेंटिंग दिखाया गया है। तीसरा है अयारे दानिश। तो अयारे दानिश किसका था? अबुल फजल का फ़ारसी लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट किया गया था पंचतंत्र का। किसका? पंचतंत्र का। तो ये इसमें कौन सी पेंटिंग्स देखने को मिलती है? ज्योतिषी व बुनकर की। सो ये मोस्टली पेंटिंग्स आपको ध्यान रखना है। बहुत सेलेक्टेड करके सारी चीज़ें मैं अलग अलग से लिखी हूँ जिससे आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगी जहांगीर टाइम ड्यूरेशन की। तो व्हाट्सएप ग्रुप में PDF भेज चुकी हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी को PDF मिल गया होगा। आफ्टर क्लास आप लोग एक बार फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग अपनी अटेंडेंस बता दिया करें कमेंट करके, जिससे मुझे पता चले कि सारे स्टूडेंट देख रहे हैं ना। जो चीज़ें नहीं समझ आती हैं वो आप मुझसे पूछा करें। ये सारी थ्योरीज़ पढ़ने के बाद जो भी पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप पर पर्सनली मैसेज करके पूछ लीजिएगा। मैंने PDF व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑलरेडी भेज दिया है। मुगल जैसे ही कंप्लीट होगा तुरंत आपका जहाँ ये शुरू हो जाएगा राजस्थानी स्कूल शुरू होगा। तो राजस्थानी शुरू होने से पहले ही PDF ग्रुप में पहुंच जाएगा। तो PDF के साथ साथ PDF देखिए जस्ट आप रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं चीज़ें क्या करूँगी आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। तो PDF अगर आप रिवीजन भी कर रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं तो दोनों को जब कंपोस्ट करेंगे तो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके एवरीवन, अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए। और आपको मैं नेक्स्ट डे मूर्तिकला की क्लासेस तो शुरू हो गई, मूर्तिकला की वीडियो जो भी देख लीजिएगा वहाँ पे मुझे फीडबैक दे दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप लोग देख रहे हैं और आप लोगों को क्या क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है फ़ौरन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, मैं रिप्लाई भी दूंगी। आपको पर्सनली मैसेज करके बताऊंगी जो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच अगेन एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।